अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संदीप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध करवाई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 या आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन या ब्रीदिंग, सामान्यतः श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण होता है। वह हम श्वास कैसे लेते हैं। इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, जिसे से वातावरण की वायु को उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचाती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष स्वयनीय संरचना क्लोम या गिल द्वारा होती है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष श्वसनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होती है। कशेरुकों में मछलियों क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है जिसे फेफड़ा कहते हैं। मानव का श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचती है। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थ्यमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लचीलेदार उपास्थ्यमय पल्ले फ्लैप या कंटाजस जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं से ढक जाती है, जिसे आहार नाल ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी थोरेसिक कशेरुक तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण जिसे प्लूरा कहते हैं से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणीय द्रव भरा होता है। ये फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करते हैं। बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग है, जबकि कुपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय का भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, इससे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एक वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि, पार्श्व में पसली और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़े की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की फुफ्फुसी की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन या
फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। दूसरा, कुपिका झिल्ली के आर पार गैस से O2 और CO2 का विसरण। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन अभिगमन। रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन, जैसे कि अध्याय 14 में बताया गया है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित हैं, अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़े एवं वायुमंडल के बीच का दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायफ्राम एक विशिष्ट पेशी समूह है, पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतःपृष्ठ पेशियां या इंटरकोस्टल मसल्स इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्र पश्च अक्ष एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियों का संकुचन पसली और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठधार अक्ष डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतःपृष्ठ पेशियों का शिथिलन या रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी क्रियाकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अंतःश्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिली होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होता है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है। औसतन यह 1000 मिली से 1100 मिली होती है। अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम या RV वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका औसत 1100 मिली से 1200 मिली होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं, फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC सामान्य निःश्वसन अपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन आयतन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। टीवी प्लस IRV निःश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या EC सामान्यतः अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिससे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। टीवी प्लस ERV क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी FRC सामान्य निःश्वसन अपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। इससे निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। ERV प्लस RV जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी या VC बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है। इसमें ERV TV और IRV सम्मिलित होते हैं। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है।
फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा। इसमें आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता, वीसी प्लस आरवी। गैसों का विनिमय।